स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में ये ब्रेक लेना तो ठीक है कि हमने एक थोड़ी दूरी बना ली, नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि ये समाधान का शुरुआती जगह है, न कि समाधान का अंतिम जगह। तो अपनी ये ध्यान रहेगा, तो अपनी तैयारी हम दिनों दिन इतना करते रहेंगे कि जो आदमी आज उस जगह पे खड़ा है उसके साथ में हम कैसे स्नेहपूर्वक कार्यक्रम को भी बना सकते हैं, उसका भी सही की तरफ ध्यान आकर्षण कर सकते हैं और धीरे धीरे उसमें बदलाव की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। यहां तक पहुंचने की जरूरत है, तब तो समाधान है। उसके पहले वो स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि हम ही आग से जल रहे हैं, तब क्या करेंगे, पहले उचित अच्छी निश्चित दूरी बना लें, ठीक है, लेकिन उतना ही समाधान है या धीरे से हम अगले को आग बुझाने में भी सहयोग करेंगे। और नहीं, अगर उस काम को हम करेंगे, कल तो वो आग के छींटे हमारे घर में भी आने ही वाले हैं, उसकी चिंगारी हम तक भी तो आएगी ना जी। और अगला अगर जल रहा है तो जलते हुए हमको आराम में रखने की सोचेगा कि हमको परेशान करने की सोचेगा। ठीक है, यही पूछ रही थी ना। हम तो उत्तर पहुंच जाए इससे मानते हैं कि प्रश्न हम तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। उत्तर पहुंच जाए तो मान लीजिए कि प्रश्न पहुंच गया है जी। जितनी सूचना अभी तक अंदर है उसके आधार पे एक निष्कर्ष बन के क्वेश्चन दिमाग में अभी इस प्रकार का आ रहा था कि जो स्वीकृति है, तो अभी जो सूचना के आधार पे खुद स्वयं को मान रखा है, जितनी पहचान स्वयं के संबंध में शरीर और सेल्फ के रूप में जितना खुद को देख पा रहे हैं उतना ही दूसरे को देख पाते हैं। तो जब खुद को देखने जाते हैं तो खुद में तो ये समझ में आता है कि पहले स्वयं को भी पूरा मानव स्वीकार नहीं है, कहीं ना कहीं मानता बस मान लिया, क्योंकि स्वीकारने में भी ये समझ आता है कि कभी मानव पाता हूँ कभी दानव पाता हूँ अपने आप में। तो जो संस्कार है वो ये दिखता है कि जो मानव का मूल संस्कार है वो तो समझपूर्ण का आचरण व्यवहार करने का है, और यदि ऐसा आचरण और व्यवहार नहीं करता हूँ तो ये समझ आता है कि फिर अभी मैं मानव तो हूँ नहीं, तो फिर दूसरे को भी मानव के रूप में कभी स्वीकार पाता हूँ कभी नहीं स्वीकार पाता हूँ। तो ये अपने आप में क्वेश्चन चल रहा था कि स्वयं को पहले मानव के रूप में स्वीकारने की आश्वस्ति स्वयं में निश्चित हो जाए, तब तो मैं दूसरे को मानव के रूप में देख पाऊंगा और उसके साथ वैसा व्यवहार जी पाऊंगा। बढ़िया। तो किसी भी अगले को अमानव के रूप में देख रहे हो कि मानव के रूप में देख रहे हो कि अति मानव के रूप में देख रहे हो कि अपने को अमानव के रूप में देख रहे हो कि मानव के रूप में देख रहे हो कि अति मानव के रूप में देख रहे हो, मैं तो ये सबको मिला के मानव शब्द को भी देखूंगा। तो अपने लिए ही ये बात देखने की जरूरत है। आपको बहुत कुछ अपना नहीं स्वीकार होता है, ठीक बात है, ये बेसिक बात स्वीकार होती है कि नहीं कि मैं मुद्दा सही को समझना चाहता हूँ, सही जीना चाहता हूँ, अपना सुख और सुख चाहता हूँ, अगले का सुख और सुख चाहता हूँ। इतने भर की बात आपको अपने लिए अपने अंदर दिखाई देती कि नहीं? हाँ या ना बताइए, तो आगे बात करते नहीं, ये दिखाई देती है, ये क्लियर है अभी, लेकिन जो पहला वाला एक प्रश्न बना हुआ था कि जो मतलब सुख अलग है और सही अलग माना हुआ है, सुख को अलग देख रहे हैं और सही को अलग देख रहे हैं, वहां जाके क्वेश्चन मार्क सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। पर ये बेसिक बात अपने लिए दिखती है कि नहीं कि मैं सही को समझना चाहता हूँ, सही जीना चाहता हूँ, अपना सुख और सुख चाहता हूँ, अगले का सुख चाहता हूँ। पहले तो इसको फिक्स करें कि ये बात दिखाई देती है अपने लिए कि यही भी नहीं देती। अगर ये नहीं देता हो तो एक तरह से बात करेंगे, ये देता हो तो दूसरी तरह से बात करेंगे। देख पाते हैं ये बात अगर देख पाते हैं तो अभी तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अपने लिए पहले इस बात को देख सके, फिर जिस दूसरे आदमी से हम इंटरेक्शन करने जाते हैं उसके लिए भी हम सबसे पहले इस बात को देख सकें कि वो मूल में सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है। हम ये बात को देखने ही नहीं कह रहे हैं अभी कि उसकी इच्छा में क्या चल रहा है, उसके विचार में क्या चल रहा है, उसकी आशा में क्या चल रहा है, उसका व्यवहार में क्या चल रहा है, उसका रंग रूप कैसा है, उसके बाल कैसे हैं, कपड़ा कैसा है, पैसा कितना कमाया है, हाइट क्या है। मैं ये देखने की बात ही नहीं कह रहा हूँ, ये सब तो जितना नजर पड़ जाए वो बैकग्राउंड है। जैसे आप हमको सुन रहे हैं, साथ में हमारा कुछ और चीज भी दिखी जाता होगा, लेकिन वो बैकग्राउंड है, वो मूल मुद्दा नहीं है।
इस बात को देखने का करेंगे कि मानव सही को, अगला जो जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, वो सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है। और इस पूरी बात के लिए इतनी लंबी भाषा की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो एक बिंदु के रूप में, अर्थ के रूप में हमको अगले के लिए दिखाई देता है। उसको बैकग्राउंड में बना करके फिर बाकी चीजों को देखने की जरूरत है। उसको देखने का मूल आधार बना करके फिर बाकी चीजों को देखने की, ताकि वो आधार दे सके हमको हमारे भाव विचार व्यवहार के ठीक होने का। अगर वो स्थिर और निश्चित आधार ही नहीं देंगे हम अपने को जीने का, तो हमारा आचरण स्थिर कैसे हो, निश्चित कैसे हो? फ्लक्चुएटिंग चीज पर, हिलती हुई चीज पर खड़े होकर के हम खुद स्थिर कैसे हो सकते? तो अभी हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि पूरे मानव के रूप में आप अपने को स्वीकार लें कि अगले को स्वीकार लें। नहीं, व्यवहार ठीक है तो उसको स्वीकारने में नहीं कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूँ बेसिक में ये बात तो देखें कि गलत व्यवहार करता हुआ आदमी भी मूल में सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख। और कम से कम अपने परिवार के लिए, अपने नजदीकी संबंधों के लिए, अपने काम करने की जगह पर तो हम देख सकें। आगे समाज, राष्ट्र, भविष्य में देख लेंगे तो अच्छी बात। बट कम से कम जिन जगहों पर हम जी रहे हैं उतनी जगहों पर इसको देखने से तो शुरू करें। एक्सटेंडेड फैमिली में भी कम से कम हम देखने से तो शुरू करें, तो कम से कम एक्सटेंडेड फैमिली में जीना तो ठीक हो, मानव के लिए उतना ही पर्याप्त। माइक प्लीज। बात पहुंची मेरी? भैया क्या नाम है आपका? बात पहुंची मेरी? कुछ हद तक। बढ़िया। ये जो देखभाल की बात आपने बताई, 4 पॉइंट बताए ना, 5। इसमें ये खुद भी देख पा रहा हूँ कि मैं स्वयं का जो है वो सही में समझना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, है ना, और खुद का सुख चाहता हूँ। दूसरे में भी इतना मैं देख पा रहा हूँ, मुझे इस रूप में दिख रहा है, ऐसे कोई वो है ना, तो मैं दूसरे का सुख चाहता हूँ और दूसरा मेरा सुख चाहता है। इसमें इस रूप में मैं क्या देख पा रहा हूँ कि तीन तरह से चीजों को देख रहा हूँ। एक ये है कि हाँ, कोई जिस व्यक्ति से मेरा कोई संबंध अभी है नहीं है, इस तरह का मैं न्यूट्रल हूँ, है ना। जो व्यक्ति मुझे सहयोग कर रहा है इस अर्थ में है, तो उसमें मैं देख पाता हूँ कि मैं उसका सुख चाहता हूँ। लेकिन जो मुझे परेशान कर रहा है ना, उस अर्थ में, तो उसमें देख पा रहा हूँ कि मैं उसका सुख नहीं चाहता और वैसे दूसरे के साथ भी कर पा रहा हूँ। जबकि नेचुरल तो ये मैं भाषाभास में है ना, कि हाँ सुख चाहते हैं, तो उसको स्थूल में कैसे लाए, वो एक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रश्न आना चाहिए। जहाँ तक विज्ञान और योग्यता के स्तर की बात हो रही है, अभी रिस्पॉन्ड करता हूँ। कई तरह से रिस्पॉन्ड किया जा सकता है, मैं तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन को यूज करूंगा। मैं बहुत लॉजिक आर्गुमेंट में जाने के मूड में नहीं हूँ अभ्यास। मैं तो एकदम सिंपल सवाल पूछूंगा। ये जो आपने ही कहा उसको मैं रिपीट कर दूं कि आप कह रहे हैं कि हम दूसरे का बुरा तब चाहते हैं जब दूसरा हमको परेशान कर देता है। यही बात कही, ये बात तो कही। इसका मतलब हम दूसरे का जो बुरा चाह रहे हैं वो कब चाह रहे हैं? जब हम आराम में हैं कि जब हम परेशान? जब हम परेशान। ये देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो परेशानी की स्थिति में जो हम चाहते हैं उसको अपना मूल चाहना माना जाए, या आराम में रहते हुए जो हम चाहते हैं उसको अपना मूल चाहना माना जाए? आराम की स्थिति में। बुखार हो गया है तब जो छू करके हमको चीज ठंडा लगती है उसको सच्चाई माना जाए, या स्वस्थ शरीर वाला छू करके जो टेम्परेचर बताता है उसको सच्चाई माना जाए? आंख में मोतियाबिंद हो गया हो, मोतियाबिंद जानते हैं? आंख में मोतियाबिंद का रोग हो गया हो तब जो दिखाई देता है उसको सच्चाई माना जाए, या स्वस्थ आंख से जो दिखाई देता है उसको सच्चाई माना जाए? तो अपने लिए भी ये बात देखने की जरूरत है कि जो दूसरे का बुरा जब हम करने का सोच रहे हैं, योजना बना रहे हैं, कार्यक्रम बना रहे हैं, उसको क्रियान्वित करने का काम कर रहे हैं, करते ही हैं हम लोग जी। ऐसा थोड़ी है कि अपमान नहीं करते, हम लोगों का कर ही रहे हैं। लेकिन ये जो हम दूसरे का अपमान करने का, विरोध करने का सोच रहे हैं, योजना बना रहे हैं, कार्यक्रम बना रहे हैं, ये कब बना रहे हैं? जब हम अपने में आराम में बने हुए हैं तब, या जब हम खुद ही अंदर से एजिटेट हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, रिएक्टिव हो गए हैं तब? तो सच्चाई मूल किसको माना जाए? जो नॉर्मल स्टेट में हमको दिखाई देता है, या जो एबनॉर्मल स्टेट में दिखाई देता है?
नॉर्मल स्टेट। सच्चाई किसको माना जाए, जो नेचुरल स्टेट में हमको दिखाई देता है या जो अननेचुरल स्टेट में दिखाई देता है? नेचुरल स्टेट। इतनी ही बात है, इतनी ही बात है। आप जितना पूछेंगे इसमें मैं उतना ही उत्तर दूंगा। अगर आपके और आगे सवाल आएंगे मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा, लेकिन मैं अभ्यास में ये नहीं मानता हूँ कि सारे रोगों की लिस्ट बनाई जाए और सबकी दवा दी जाए। अगर वो करेंगे ना तो हम एक केमिस्ट हो जाएंगे जिसके दुकान में हर चीज की डिब्बी होगी, उपयोग कुछ नहीं करना है। उपयोग तभी हो पाता है जब जिस जगह पर हम खड़े हैं वहां जो तकलीफ हो रही है या जो कठिनाई दिखाई दे रही है उस पर हम बात करें और उसका समाधान पाकर उसको रिजॉल्व करें। तो नेचुरल स्टेट में जो हमको दिखाई दे रहा है वो सच्चाई है। अननेचुरल स्टेट में, एबनॉर्मल स्टेट में जो दिखाई दे रहा है उसको कैसे समझना? क्योंकि उस स्टेट में हम खुद ही बने नहीं रहना चाह रहे हैं। विरोध मेरे अंदर आ गया, नफरत हमारे अंदर आ गई, हम खुद ही उसमें बने नहीं रहना चाहते हैं, हम खुद ही उससे बाहर निकलना चाहते हैं। जिस स्टेट में हम बने ही रहना चाह रहे हैं, जिससे हम खुद ही भागना चाह रहे हैं, उस समय जो दिखाई दे रहा है भागते हुए ट्रेन में बैठ करके तो ट्रेन भी चलता हुआ दिखाई प्रतीत होता है, इट अपीयर्स। ऐसा है नहीं। तो एक बात तो मुझे इस संदर्भ में नेचुरल स्टेट में जो हमको दिखाई देता है उसको सच्चाई के रूप में पहचानना या जैसे कहा कोई हमारा बुरा करे तब उसका बुरा सोचते हैं, जैसा कहा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। कोई मेरा बुरा करे तब भी मैं बुरा नहीं सोच पाती और न कर पाती। लेकिन उस कंडीशन में ये हुआ कि अभी चल रहा है वो मेरे साथ कि मैंने ना बुरा सोचा, ना बुरा करने का सोचा, ना बुरा किया, तो उल्टा मैं उसमें चली गई। अब जो लॉयर वगैरह होते हैं वो बोलते हैं आपको उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देना पड़ेगा, वरना आप नेगेटिव में जाती चली जाएंगी, आपके पहले ही 3-4 साल निकाल देंगे इस चीज में। मैं ये सोचती रही शायद अब उनको समझ आ जाए, शायद अब उनको समझ आ जाए, तो फिर अब इसको क्या कहेंगे? तो मैं तो फिर भी उनके साथ वो मेरे बारे में उल्टा बोलते रहे, गलत बोलते रहे, मेरी सब चीज करते रहे, उसके बावजूद भी मैंने कभी नहीं बोला। इस चीज को कई लोग बोलते हैं, वो आपके बारे में इतना कुछ बोलते हैं, आपको कभी एक शब्द नहीं बोलते। दो ही बात मैं इसमें कहूँगा। एक तो ये कि हम प्रतिक्रिया बाहर न करें, बहुत अच्छी बात है। वो प्रतिक्रिया अंदर में हो रही है कि नहीं, इसको रुक के अच्छे से देखने की जरूरत नहीं, अंदर भी नहीं होती। वही मैं तो सिर्फ प्रश्न ही कहूँगा, मैं उत्तर बिल्कुल नहीं देना। वो देखने की जरूरत है। और अगर ऐसा लगता है कि प्रतिक्रिया अंदर नहीं कर रहे तो उसका पहचान ये होगा कि अंदर किसी भी तरह का दुख, किसी भी तरह की पीड़ा, किसी भी तरह का क्षोभ नहीं। इंडिकेटर पर बात कर देता हूँ। अगर किसी भी तरह की पीड़ा, किसी भी तरह का दुख, किसी भी तरह का क्षोभ हमारे अंदर हो रहा है, इसका मतलब प्रतिक्रिया अंदर चल रही है। एक बात तो मैं ये कहूँगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अगले को ना बोले, चुप रहे, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं तो कह रहा हूँ अगले को बोले, ठीक से बोले, लेकिन स्नेह के भाव को बनाए रखते हुए, शिष्टता को बनाए रखते हुए, अपने में आराम में रहते हुए अगले का ध्यानाकर्षण के लिए बोले, ना कि अपना रिएक्शन उतारने के लिए। हम बोलना तो इसलिए चाहते हैं ना जी कि अगले तक उसका कुछ असर जाए, प्रभाव जाए, बोल तो इसलिए रहेगा और किसके बोल रहे। तो हमारे बोलते समय अगर हमारी भाषा ठीक नहीं होती, हमारा शैली ठीक नहीं होता, हमारा लहजा ठीक नहीं होता, उसमें ब्लेम हो, उसमें शिकायत हो, और अंदर से ही हम खुद एजिटेटेड हो, तो हम जो कुछ बोलते हैं ना वो पहुंचता भी नहीं है अगले तक, बल्कि वो उसमें से गुस्से में, नाराजगी में 4 चीजों को पकड़ के और गांठ बांध लेता है कि देखो तुम हमारे को ऐसा बोलते हो, हम तो तुम्हारे लिए ऐसा सोचते नहीं। तो कम्युनिकेशन करें, नहीं करें में बिल्कुल नहीं, ठीक से करने की जरूरत है। पर कैसे सटीकता से कर सकते हैं उसकी बात हम करेंगे विचार में समाधान की जगह। एक स्टेप आएंगे हम। अभी तो हम स्वीकृति की जगह के अभ्यास से शुरू किए।
विचार में समाधान की जगह पर बात करते समय हम इस बात की बहुत डिटेलिंग करने वाले हैं कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनी बात को सटीकता से बिना दूसरे को आहत किए और बिना खुद आहत हुए कैसे कम्युनिकेट कर सके। हम तो उस पक्ष के खड़े हैं, तो हम चुप रहने भी नहीं गए। तो अगर अपना इनर रिएक्शन नहीं है तो हम पीड़ा से, क्षोभ से, विरोध से बाहर आए। उस गलती करते हुए आदमी में भी अगर हम देख रहे हैं कि वो मुद्दा सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है फंडामेंटली, तो उस व्यक्ति के लिए मेरे अंदर स्नेह का भाव बना। उस स्नेह के भाव को बनाए रखते हुए अब भाषा कैसी होगी, बात कैसे करेंगे, उस पर हम बात करेंगे विचार में, समाधान की जगह पर। और उसी के लिए मैंने उस नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन को एक बेसिस के रूप में रखा है, दैट वुड बी ए स्टार्टिंग पॉइंट जहां से डिस्कशन को स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं। लाइक रिलेशन में ऐसा है, इससे पहले जब बात करते थे तो विवाद होता, सामने वाला करेगा कुछ हो जाएगा। और आज की तारीख में जो आप पैरामीटर्स कह रहे हैं कि हमें जो भी नहीं है, दुख भी नहीं है, बल्कि हम आराम महसूस कर रहे हैं, तो ठीक है, कट ऑफ हो गया बहुत अच्छा, लेकिन हम ठीक इस अवस्था में क्या करें? स्टार्टिंग पॉइंट है जो मैंने पहले ही उत्तर दिया। ये समाधान का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसका अगला स्टेप ये है कि हम अपनी बात को सटीकता से अगले तक पहुंचा सकें, उसका भी सच्चाई की तरफ ध्यान आकर्षण हो सके और उसमें भी बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो सके। यहाँ तक हम चीजों को कनेक्ट कर पाए तब तो समाधान है। यहाँ तक अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम अभी कहीं रास्ते में खड़े हैं, भले हमारा डायरेक्शन ठीक है। माइक प्लीज। प्रतिक्रिया तो चल ही रही है, तो मतलब कोई भी दुख, जैसे किसी की दया आ रही है, हमें दुख हो रहा है उसके लिए, तो ये प्रतिक्रिया हुई। वही दया के पहले तो ये पहचान है कि ये एक दूसरे टॉपिक को हम खोल रहे हैं। पहले तो ये है कि दूसरा कुछ हमारे साथ ठीक नहीं कर रहा है, उस आधार पर अभी हम दुख की पीड़ा की बात कर रहे हैं। अब हम इस पर बात कर रहे हैं कि दूसरा समस्या में उलझा हुआ है, हमको कुछ तंग नहीं कर रहा है, उसको देख करके हमारे अंदर परेशानी शुरू होती है। अब ये टॉपिक नया स्टार्ट हो गया, ये पुराना टॉपिक नहीं। तो उत्तर में दे देता हूँ अभी थोड़े में, बाकी धीरे धीरे विचार में समाधान में आएंगे तो बहुत बात करेंगे। बेसिकली हमारे सारे दया का उद्देश्य तो यही है ना कि हम अगले के ठीक होने में सहयोग कर सकें कि नहीं। हम दूसरे का सहयोग ज्यादा अच्छा कब कर पाते हैं? जब हम खुद ही घबरा जाए, हम खुद ही रोना पीटना चीखना चिल्लाना शुरू कर दें, हम खुद ही इरिटेट हो जाए, हम खुद ही परेशान हो जाए, तब हम ज्यादा अच्छा सहयोग कर पाते हैं। या जब हम आराम में सहजता में बने रहते हैं तब ज्यादा अच्छा सहयोग। एक बार ये बात दिखाई देती है तो इस दूसरे स्टेज के लिए प्रयास किया जाए कि अपनी सहजता को बनाए रखा जाए और फिर सहयोग करने को सोचा जाए। यहाँ भी मुद्दा सिर्फ दुखी होना या परेशान होना या दया भाव रखना नहीं, मुद्दा तो है वो स्टार्टिंग पॉइंट। मुद्दा तो यह है कि अपने में सहजता में बने रहते हुए अगला उस समस्या से बाहर निकल सके, उसके लिए मैं अपनी भूमिका भी निर्वाह कर सकूं, तब तो हमारा ठीक भागीदारी हुआ। वहां तक समाधान के पहुंचने की जगह है। तो भैया जैसे कोई चला जाता है दुनिया से, तब हम दुखी होते, तो उस समय उसके प्रति खुद की जिम्मेदारी इस अभ्यास पर हम नहीं आएंगे, देख पाते। समझ गया। आगे जब हम बात करेंगे ना, अभी हमने स्नेह से बात को शुरू किया है, अभय पर भी हम चर्चा करेंगे। अभय पर चर्चा करते समय हम इस बिंदु को बहुत विस्तार से लेना ही करनी है। अभी तो चूंकि जो टॉपिक स्नेह वाला चल रहा है, हम उसको कनेक्ट कर लेना चाहते हैं माइक पे। तो फिर कोई क्वेश्चन बन रहा था, जैसे मानव के लिए फिर ज्ञान अवस्था की गई कि पेड़ पौधे का, जानवर का हमने देखा कि आचरण निश्चित होता है, बट मानव का आचरण निश्चित नहीं है। तो हम जब ये 5वां आधार
की मूलभूत चाहना भी स्थिर और निश्चित है कि नहीं, ये सवाल पूछने की जरूरत है। पोजीशन तो ये है कि आचरण स्थिर नहीं है, लेकिन मूल रूप में तो उसकी चाहना ठीक है। और ठीक है कि नहीं इसको माना नहीं जाए, इसको अपने अंदर बार बार पलट करके देखा जाए, 20 बार पूछ करके अपने अंदर देखा जाए कि मेरी मूल चाहना क्या है, सुखी होने की और सुखी करने की, सही समझने और सही जीने की, या अन्यथा। ये सवाल अपने से 20 बार पलट के पहले पूछा जाए। फिर घर परिवार में जिन दूसरे लोगों के लिए उसको देखना होगा, उसका एक और तरीका होता है, एकदम सिंपल तरीका है, आप दूसरे से पूछ लीजिए। जैसे मैं तो अभी यहाँ 60-65 लोगों से पूछ ही रहा हूँ मैं कि आपकी मूल चाहना क्या है, सही समझने की, सही जीने की, सुखी होने की, सुखी करने की, या अन्यथा। तो जिस पर डाउट भी हो रहा हो ना, एकदम सिंपल है, शिष्टता के साथ उसको पूछ लिया है कि भाई मैं अपने लिए जब देखती हूँ तो ये बात देख पाती हूँ कि मैं सही समझना चाहती हूँ, सही जीना चाहती हूँ, अपना सुख चाहती हूँ, आपका सुख चाहती हूँ, आपको भी ऐसा लगता है? पूछ के तो देखिए, अगले से बता देगा। कम से कम चल रहा है, इसे तो पूछ ही सकते हैं अभी। पूछ लिया है ना जी, आता उत्तर नहीं दे दीजिएगा तब तक इनके ये एक थोड़ा सा अभ्यास का मुद्दा मुझे समझना है। जैसे अभी की बात चल रही थी, जब हम क्वाइट होते हैं, स्वभाववादी होते हैं, तो अपने में तो देख पाते हैं ये जो मूलभूत वास्तविकता आपने बताई ये दिखता है। लेकिन एक दूसरी बात भी अपनी चली कि हम ऑलरेडी एक पैटर्न माइंड में होते हैं, मतलब किसी भी सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो वी हैव assumed lot of things about him and वो इमेज के साथ देखते हैं। अब उस इमेज के साथ जब मैं वो क्वेश्चन पूछूंगा जो अभी आपने बोला, तो वो तो कहीं ना कहीं विचार में ही फंस जाएगा ना वो क्वेश्चन। उस पैटर्न की अवस्था में हम कैसे देखें इस चीज को? आप बेकार से बेकार अवस्था में भी जो कोई दिखाई दे रहा हो ना, उससे पूछ के देख लीजिए कि भाई तुम सुखी होना चाहते हो, सुखी करना चाहते हो कि नहीं, समझदार होना चाहते हो कि नहीं, सही जीना चाहते हो कि नहीं। अगले से पूछ के तो देखिए वो क्या उत्तर देता है। नहीं, अगले से पूछना तो ठीक है, मेरा ये है कि जब मैं क्वाइट होता हूँ, शांत होता हूँ, अगले से पूछेंगे तो उत्तर मिलता है, ये बात पहले सॉर्ट आउट कर ले तब हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आप आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि पिछला सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं हमको पता नहीं चलता। पहले ये तय कर लें कि अगले से पूछने से इसका उत्तर मिलता है, ये बात पता चल गई, ये ठीक है। अब जो आप अपने में कह रहे हैं ना कि हमने शांत स्वभाव गति में एक चीज देखा, आवेशित गति में दूसरी चीज देखा, तो हमको तो पता चल गया ना कि शांत और स्वाभाविक स्थिति में जो देखा वो सच है, आवेशित स्थिति में देखा वो सच नहीं है। ये बात अभी सामान्य रूप से बैठे हुए हमारी सॉर्ट आउट हो गई। अब अगर ये सॉर्ट आउट हो गया तो शांत स्थिति में जो मैंने देखा था कि मानव मूलतः सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है, इसको हम अपने ध्यान की वस्तु बना लेते हैं और अगले जिस आदमी पर भी हमारी नजर पड़ती है हम सबसे पहले इस सच्चाई को देखने का काम करते हैं। अभी तो आप आवेशित गति में नहीं है ना, अभी यहाँ से उठते हैं तभी इस सच्चाई का अभ्यास शुरू कर देंगे ना, रोग में पड़ेंगे ही नहीं। आप तो बात यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि रोग में फंस जाए तो इलाज क्या करें, उस पर भी बात करूंगा आगे, लेकिन उचित क्या है, रोग में फंस जाए फिर उसका इलाज ढूंढे, ठीक है, हर तीसरे दिन हॉस्पिटल जाए, उसका इलाज करवा के आए 15 दिन, ये ठीक है, या स्वस्थ रहने की कला सीख ले, ये ठीक है। हम तो अभी बात स्वस्थ रहने की कला के अभ्यास के संदर्भ में कह रहे हैं कि जिस आदमी पर भी हमारी सबसे पहले नजर पड़ती है, अभी तो हमने सॉर्ट आउट कर लिया ना कि स्वभाव स्थिति में देखा हुआ ठीक है और वो सच्चाई ये है कि मानव मूलतः सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है। तो ये सच्चाई को देखने से ही हम अपने अभ्यास को क्यों नहीं, गाली तो आप बाद में दोगे, जब मुंह खोलोगे तब, विरोध तो आप करोगे बाद में। ये जो स्मृतियां उठ के आती है ना, ये भी तब आती है जब आपको पहचान में आ जाता है कि अगला जया दीदी है, तब तो जया दीदी से जुड़ा हुआ स्मृति उभरेगा। अगला श्याम कुमार है, तब उससे जुड़ा हुआ स्मृति उभरेगा। लेकिन उसके पहले ही जो एक धुंधली तस्वीर किसी की बनती है ना, हमको उसी में ये दिखाई दे देता है कि मानव है। आप जब दिखते हैं ना तो आप कौन है ये तो बहुत फोकस होने के बाद आपका नाम, पता सब दिखाई देता है। पुरानी स्मृतियां तो तब
ये विलास भाई हैं, ये जगदीश जी हैं, लेकिन उसके पहले वो जो धुंधला जगह पे भी कोई दिखाई देता है ना, वही ये बात अपने को दिख जाती है कि मानव है, क्योंकि गाय से, गधे से, कुत्ते से भिन्न स्ट्रक्चर है। तो मानव है जैसे ही दिख गया ना, वही जगह पर्याप्त है ये देखने के लिए कि अगला सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है। यह पुरानी स्मृति तो क्रियाशील जब होगी तब होगी, वो तो इसके बाद होगी ना। उसके पहले इस फंडामेंटल सच्चाई को देखने का और उस पर ध्यान को बनाए रखने का काम अगर हम करेंगे तो एक एंकर हम अपने व्यवहार को दे रखे हैं जो नहीं बदलेगा समय के साथ। अब उसके बाद जो स्मृति उठेगी भी, लहर उठेगी, मैं भी जानता हूं, लेकिन एक स्थिर आधार तो हमको पहले से मिला हुआ है ना, जिस पर भरोसा रख के हम पैर खड़े रख के खड़े हो सकते हैं। एक द्वीप, एक टापू हमको मिला हुआ है जिस पर स्थिरता अपनी बनी रह सकती है। पानी पर खड़ा होने का काम तो हम नहीं कर रहे। तो आगे वो समय के साथ कैसे डील होगा उस पर हम बाद में आएंगे, पर ये पहला ही अभ्यास समझने की जरूरत है कि अगला दिखाई देता है ना, नाम, पता, पहचान, ये सब बहुत बाद में है। आदमी है ये सबसे पहले दिखता है। आप ऐसे भी देखेंगे ना, कोई तेजी से आपके सामने से गुजर जाता है, कोई आदमी गया ये पता चल जाता है, कौन गया ये पता नहीं चलता। इसका मतलब मनुष्य होने के रूप में जो हमारा पहचान बनता है किसी का, वो पहले बन जाता है। और जैसे ही वो पहचान बन गया, वहीं से ये बात शुरू हो सकती है कि वो सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है। इस पर हम अपने फोकस को बना के क्यों नहीं रख सकते और क्यों नहीं रखेंगे? मूल अभ्यास तो यहाँ खा है। उसके बाद फिर वो स्मृति उठी जाए, बहुत परेशानी करने लगे, तो क्या करें उस पर हम बात करेंगे बीमारी का इलाज करते समय। पर पहले स्वस्थ होने के लिए जो आहार ही ठीक होना जरूरी है, जो खान पान ही ठीक होना जरूरी है, जो रहन सहन और दिनचर्या ही ठीक होना जरूरी है, उस पर बात करेंगे। और अगर ये नहीं करेंगे तो 100 मीटर पे हॉस्पिटल हो कि 50 मीटर पे, बीमारी का दुख तो झेलते हैं। तो मूल सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है। ये बात को हम अपने प्राइम ऑब्जर्वेशन की वस्तु बनाए, अपने फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन की वस्तु बनाए। और ये बात हमको दिखाई देती है अपना अध्ययन करने से, अपना निरीक्षण करने से, अपना ऑब्जर्वेशन करने से। मानव के बारे में जो सच्चाई हमको समझ में आई है, ये मेरे समझ का आधार है, न कि आपका आचरण और व्यवहार मेरी समझ का आधार। आपको अपने बारे में नहीं पता होगा कि आप सुख समझना चाहते हैं, सही समझना चाहते हैं, सही जीना चाहते हैं, ये तो हो सकता है एक बार के लिए, मैं संभावना नहीं मानूंगा। लेकिन अगर मैंने समझ लिया है कि मानव सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, आपका सुख चाहता है, तो मुझे आपके बारे में पता है। आपको नहीं पता होगा अपने बारे में, हो सकता है, क्योंकि आपने मानव का अध्ययन नहीं किया होगा या इग्नोर करा होगा, हो सकता है। लेकिन मैंने अध्ययन किया है, तो मुझे आपके लिए ये बात दिखाई देती है कि मूल में आप मानव है, सही को समझना चाहते हैं, सही जीना चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, हमारा सुख। ये आपने बोला जैसे जिसको नहीं दिखता है तो बताऊंगा कैसे देखो, उसका क्या तरीका बता रहे थे आप? कौन सी बात? इसी बात का जो आप कह रहे हैं, सही को समझना चाहता है। इसमें कौन सी बात आपको अपने लिए नहीं दिखाई दे रही है, बताइए। अभी उत्तर देंगे हम खड़े होकर। नहीं मतलब दूसरों का सुख हमेशा तो नहीं ऐसा दिखता, मतलब उसी प्रश्न का उत्तर दिया था कि कब आप दूसरे का सुख नहीं चाहते, जब आप आराम में होते हैं कि जब आप परेशान हैं। ये तो खैर जब परेशान होते तभी देखिए ना पूरी प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। देखिए आपके साथ जब कोई अपमानजनक व्यवहार शुरू करता है, थोड़ी देर तक तो आप इग्नोर करते, छोड़ यार कहाँ चक्कर में पड़ना, हटाओ। फिर थोड़ी थोड़ी अंदर प्रतिक्रिया होनी शुरू होती है, धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। एक समय के बाद लगता है यार इसको जवाब भी देंगे ना, फिर रुकेगा नहीं, चलो और बताना। ये इतना प्रक्रिया अंदर चलने के बाद बाहर जवाब देने का काम शुरू होता है। ये जो इतनी प्रक्रिया हमारे अंदर चली है ना, उसको देखेंगे तो ये प्रक्रिया ही अपने आप में ये बताती है कि फंडामेंटली हम उलझना नहीं चाहते थे, उलझना नहीं चाहते थे।
की भी सीमा से मेरे बाहर निकल गया, तब मैं उलझने के लिए आया हूं या आई हूं। तो वो प्रक्रिया ही अपने आप में ये बात बताती है कि मेरी मौलिक स्वीकृति नहीं है, मजबूरन में कर रहा हूँ, बाध्यता बस में वो कर रहा हूँ, मुझे और कोई उपाय नहीं दिख रहा है अपने सुखी होने का, तो मजबूरन में इस प्रक्रिया में उतर रहा हूँ। ये बात अपने लिए दिखना जरूरी है, दूसरे के लिए बाद में देखेंगे, पहले अपने लिए तय किया। उसी के उत्तर में मैंने ये बात भी कही थी कि स्वभावगति में जो दिखाई देता है उसको सच माना जाए, या आवेशित गति में जो दिखाई देता है उसको सच माना जाए, स्वस्थ आंख से जो दिखाई देता है उसको सच माना जाए, या मुद्दा के साथ जो दिखाई देता है उसको सच माना जाए। अपने लिए अगर अभी भी नहीं दिख रहा हो तो शौक से पूछिए, हम एकदम खुला रखे हुए। इधर से कोई पूछ लेते कुछ क्या, माइक में आने में थोड़ा समय लगेगा, आपका प्रश्न तो सही जीना चाहता है, सही समझना चाहता है, हमारा सुख चाहता है। जब हमें ये बात अभी पता चल गई है और ये पता चल गया कि ये बिंदु है, देखने से पता चल जाता है कि ये मानव है, फिर इसको आगे हमें अभ्यास में क्यों करना है? बहुत अच्छी बात है। ये करना इसीलिए है कि अभी जो ये समझ में आ गया, जिसको आप कह रहे हैं ना, ये समझने का वो स्तर है जिसको भास या आभास कहते हैं, कि एक अंकुर उगा है, उस अंकुर को अगर पाल पोस के बड़ा नहीं करेंगे ना, तो कठिनाई क्या होगी? थोड़ी देर के बाद वो कठिनाई होगी, थोड़ी देर के बाद ये बात ही हमारे ध्यान से हट जाती है। जो लगता है ना कि अभी समझ गए, ये बात ही ध्यान से हट जाती है। ध्यान में ही नहीं है अगर वो बात, तो उसके आधार पर हम जिएंगे कैसे, उसके आधार पर हम आचरण और व्यवहार कैसे करेंगे? इसलिए पहला अभ्यास यही बनता है कि उस बात को हम ध्यान में रखें, ताकि उसके आधार पर जीत हो सके। अगर वो ध्यान में ही नहीं रहेगा, वो हमारे जीने का बेसिस बनेगा भी क्या? एक अभ्यास की जरूरत तो यहाँ है। इससे भी ज्यादा जो अभ्यास की जरूरत है वो इस कारण से है कि एक बार हमको ये समझ में आ ही गया, अभी आभास के रूप में ये समझ है, ये कोई बोध के रूप में समझ नहीं, ये जो आभास के रूप में हमको ये समझ में आ भी गया है, उसके विपरीत 20 मान्यताएं हमारे अंदर पहले से बैठी हुई। वो आदत, वो पैटर्न, वो जीने का जो डिजाइन हमारा बना हुआ है पहले से, कि अगला जैसे ही कुछ निगेटिव बोलता है, हम कितना भी अपने को रोकना चाहें, हमारे अंदर से एक प्रतिक्रिया शुरू हो और हम उसी गड्ढे में उतर जाते हैं, क्योंकि पुराना अभ्यास। इस पुराने पैटर्न को तोड़ करके नया पैटर्न होशपूर्वक बनाने के लिए अभ्यास की जरूरत है। और जब तक ये नया पैटर्न पुराने पैटर्न से ज्यादा गहरा नहीं हो जाएगा, तब तक तो पुरानी तस्वीर ही बार बार दिखेगी, नई वाली कैसे दिखेगी? अभ्यास इसलिए चाहिए। आगे माइक दीजिएगा। स्वरूप में कुछ किसी को बोल देंगे। अब मान लीजिए आज मेरे पास में केवल ये सूचना आई है कि मैं सामने वाले को मानव के रूप में देख पा रहा हूँ, और वो भी मानव के रूप में समझ पा रहा हूँ, या वो भी जीना चाहता है, मैं भी जीना चाहता हूँ। अब मान लीजिए इस अभ्यास पे जब आगे की ओर बढ़ने का जब प्रयास कर रहा हूँ, तो उस बीच में जब भी कभी विरोध का भाव आ रहा है, तो मैं प्रथम चरण में प्रयास ये कर रहा हूँ कि मैं उसको कुछ ना बोलूं, जैसा कि अभी आपने बताया। मैंने प्रयास किया, प्रथम चरण में मैंने कोई उसको जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के लिए रोक लो यहीं पर, इसलिए रोक रहा हूँ कि मैं यहीं पर पोजीशन बदल दूंगा कि क्या करने की जरूरत है। पहली चीज मैं ये कहूंगा कि अगर सिर्फ आप सूचना दे रहे हैं हमसे, तो गलती हुई। दो चीज और साथ में कर लेने की जरूरत है। एक, जितने तरह के तर्क और कुतर्क मन में उठते रहते हैं, उसको भी कुछ करके शांत कर लेने की जरूरत है, ताकि तर्क की संतुष्टि हो जाए। यद्यपि ये काम अध्ययन में होने की जरूरत है, लेकिन अगर वहां नहीं भी हुआ है तो हम अभी इस बात के लिए तो कम से कम करने को तैयार हैं कि इससे जुड़ा जो भी तर्क वितर्क है उसको हम सॉर्ट आउट कर लें, सेटल करें। तो सूचना के साथ हम दो काम कर रहे हैं। एक तो तर्क को शांत हो जाए, उसके लिए उपयोग किया जाए। दूसरा, ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया को विकसित किया जाए कि अपने में देख करके अगर आप ये बात कह रहे हैं कि हाँ मैं मूलतः सही को समझना चाहता हूँ, सही जीना चाहता हूँ, अपना सुख चाहता हूँ, अगले का सुख चाहता हूँ, तो अब ये सिर्फ सूचना नहीं, अब ये आपके ऑब्जर्वेशन से जुड़ा हुआ बात है और आपका अपने अंदर देखा हुआ निष्कर्ष है, न कि बाहर से कही हुई सूचना है। ये अंतर पकड़ में आ रहा है?
तो हम सूचना का जगह से सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको दो सपोर्ट वेरीफाई करने के लिए आपको दे रहे हैं कि आप अपना ही ऑब्जर्वेशन करके, अपना ही निरीक्षण करके ये देख लीजिए कि ये सच्चाई है कि नहीं आपकी। तो ऑब्जर्वेशन का सपोर्ट है उसका, जिसको मैं भाषाभास नाम दूंगा। दूसरा सपोर्ट है उसको सारे लॉजिक रीजनिंग आर्गुमेंट से आपको जो भी लगता हो कि ये ठीक नहीं है वो सब पूछ लीजिए। ये दो का सपोर्ट देना जरूरी है उस सूचना को, लॉजिक आर्गुमेंट के शांत होने का और अपने ही ऑब्जर्वेशन से, अपने ही निरीक्षण से उसके वेरीफाई होने का। ये बात पकड़ में आई? इतने के बाद जब अगला विरोध करना शुरू करता है तो चुप रहने की भी जरूरत नहीं है। आपने कहा ना चुप रहता हूं, मैंने इसलिए वहां पर रोक दिया कि दूसरा काम करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? ये देखने की जरूरत है कि उस विरोध करता हुआ आदमी भी मूल में तो स्नेह ही चाहता है। विरोध करता हुआ आदमी भी मूल में तो सही समझना ही चाहता है, सही जीना ही चाहता है। मूल रूप में स्वीकार तो उसको भी स्नेह ही है। विरोध के भाव से वो भी बाहर निकलना चाहता है और वो उस आग में जल रहा है अपने अंदर विरोध को पैदा करके। ये देखने की सबसे पहले जरूरत है, न कि चुप रहने की। मैंने इसलिए आपको रोक लिया कि मैं पहले ही स्टेप पर अभ्यास को बदलूंगा। ये अभ्यास ही नहीं है कि चुप रहे, अभ्यास में ये पहचानने की जरूरत है कि मेरा ध्यान स्लिप होकर के उसके व्यवहार पे आ गया है। ध्यान को पहले ठीक किया जाए। वो मानव है, सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, मेरा सुख चाहता है, मूल में तो स्नेहपूर्वक ही जीना चाहता है, उपाय उसको नहीं पता है, इसलिए विरोध में उतर रहा है। ये बात देखने की जरूरत है। फिर ये देखने की जरूरत है कि विरोध करने के साथ उस आदमी ने अपने अंदर आग लगा लिया है, उस आग में वो जल रहा है, पीड़ित है और उस पीड़ा से वो खुद भी बाहर निकलना चाह रहा है। ये देखने की जरूरत है। इसको जितना जितना देखेंगे ना, आपके अंदर का विरोध खत्म हो जाएगा, स्नेह शुरू हो जाएगा। फिर आप जो भी करेंगे कुछ अच्छा ही करेंगे। क्या अच्छा और कर सकते हैं वो विचार में समाधान की जगह पर हम ठीक से बात करें। पर अभी तो हम भाव ठीक करने तक अभ्यास को रोक रहे हैं कि सच्चाई पर ध्यान बने रहने के आधार पर हमारा भाव ठीक बना रहे। अभी हम अभ्यास को इतनी जगह पर ही रोक रहे हैं। विचार में समाधान के लिए क्या करें उस पर आएंगे, लेकिन सारे स्टेप जंप नहीं कर सकते। एक एक स्टेप ही चलने का काम करेंगे तो धीरे धीरे कुछ उपलब्धि हासिल होगी। नहीं तो अभ्यास की भी सूचना बहुत सारी होगी आपके पास, गति कुछ ज्यादा नहीं होगी। मतलब हमारे डबल ये जो आप बता रहे हैं सूचना में हम लोगों को यूएसए के फर्स्ट उस पे ही प्राप्त और उसके लिए जो प्रयास है वो विचार। तो समस्या घर आती जैसे हमें ये निश्चित आधार बनाना है, मैं सही समझना चाहता हूँ, सही को जीना चाहता हूँ, सामने वाला ये एक्सेप्ट फिर निरंतर सुख चाहता हूँ, दूसरे को भी सुख देना चाहता हूँ, घर आके अपने बारे में मैं देना चाहता हूँ, सामने वाले को बारे में लगता है कि वो नहीं देना करना चाहता है। ऐसे अपने मामले में हम वो चाहते कि गलतियाँ मुझसे ना समझी ना होती है, सामने वाले को नहीं लगता है उसने कर दी। मतलब वो जो दृष्टिकोण जो आप बता रहे हैं उस दृष्टिकोण को विकसित करने का जो प्रयास कर रहे हैं तो बार बार उसमें दो तीन उपाय बताता हूँ, ट्राई करके देखिए। किसी को कोई भी एक ट्राई करके देखिए। जब भी हम बार बार उसमें गिर जाते हैं तो हम उस गिरने का कारण क्या पहचानते हैं? सामने वाले ने ठीक व्यवहार नहीं किया, इसको कारण पहचानते हैं, या वो जो दृष्टिकोण हमारा बना था उस पर हमारा ध्यान स्थिर नहीं रहा, इसको कारण पहचानते हैं। सूचना रूप में पता है हमें जो परंतु सूचना रूप में जो पता है ना, मैं उसको एक लेवल आगे बढ़ाऊंगा। अपने ऑब्जर्वेशन के रूप में पता है, अपना ऑब्जर्वेशन करके 20 बार देखा जाए ना कि मैं सही को समझना चाहता हूँ कि नहीं, सही जीना चाहता हूँ कि नहीं, अपना सुख चाहता हूँ कि नहीं, दूसरे का सुख चाहता हूँ। अगर अपने लिए ये बात लगती है और दूसरे के लिए नहीं लगती है, सिंपल काम किया जाए ना, यहाँ बैठे हुए दूसरे लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई हमको तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं लगता है, तुम्हारा अपने बारे में क्या कहना है, पूछ लिया जाए। इसमें क्या दिक्कत है? ये हमारे से पूछ लिया जाएगा, घर के लोगों से भी पूछ के देख लीजिए। हम तुम्हें दुखी देखना चाहते हैं। नहीं वो बोली भी भाई देखिए, मैं इससे एकदम सहमत हूँ। ये जो इन्होंने कहा ना कि बोल
करते गलत है। तो बोलते ठीक है से ये बात तो दिखना जरूरी है ना कि मूल रूप में फंडामेंटली तो उसकी भी चाहना ठीक है। कर वो गलती रहा है योग्यता के अभाव में, इसको तो मैं भी मना नहीं कर रहा हूँ। उसको ठीक है, सहानुभूति है, पर दूसरे के लिए वो सहानुभूति कैसे विकसित कर रहे हैं, वो टारगेट। इसका एकदम सिंपल लॉजिक है कि आप अगले आदमी को अपने संबंधी के रूप में नहीं देख पा रहे हैं। अगले व्यक्ति को अपने संबंधी के रूप में नहीं देख रहे हैं, इसलिए अपना पैरामीटर अलग है, अगले का पैरामीटर अलग है। अपने लिए तो बहुत सारा सहानुभूति है, दूसरे के लिए कुछ नहीं है। ये दूसरा भी मानव मेरे ही जैसा है, ये बात को पहचानने की जरूरत है। मेरा ही प्रतिरूप। तो जैसा अगर हम साथ जिए, मैं तो आपसे ही पूछूंगा, मैं अगर आपके साथ जी रहा हूँ, उचित क्या है? जैसा मैं अपने सुख दुख का ध्यान रखता हूँ कि मुझे सुख मिले दुख ना मिले, ऐसा ही आपके सुख दुख का ध्यान रखूं, तब आप हमको अपने से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। या मैं अपना सब ध्यान रखूं, आपका कुछ भी नहीं ध्यान रखूं, तब आप अपने को हमसे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। मेरे कहने का मतलब जैसे जिस दृष्टि की बात पहले इसका उत्तर दीजिए ना, फिर कहिएगा जरूर। तो मैं उत्तर बाईपास नहीं करिए। उत्तर बाईपास करने का मतलब होता है कि आप एक पतली गली ढूंढ रहे हैं। नहीं, वो जो सामने वार तो हर किसी के प्रति होना चाहिए ना। अभी आपके प्रति जैसे लगा कि हाँ वो दूसरे के प्रति भी लगे, पर दूसरे के प्रति वो नहीं लगा है, मतलब अभी संघर्ष बाकी है। वो संघर्ष खत्म हो तब हम सोचेंगे कुछ अचीव किया। वो नहीं लगता है ना दूसरे के प्रति, तो लौट करके ये देखा जाए कि ये जो इतना हमने अस्तित्व को शास्त्र के रूप में पढ़ा, प्रकृति को व्यवस्था के रूप में पढ़ा, हर इकाई का दूसरी इकाई के साथ संबंध को पढ़ा, या तो कहिए कि ये बात सच नहीं है तो हम बात करेंगे आपसे, या तो कहिए कि नहीं ये सच नहीं है, हमको दिखाई नहीं देता कि ये सब हमसे संबंधित है, तो मैं उस पर अभी चर्चा शुरू करूंगा कि कैसे वो संबंधित। लेकिन अगर आपको ये बात अभी दिखाई दे रही है, दिखाई देने का मतलब आभास के स्तर पे ही अपने ऑब्जर्वेशन से और अपने लॉजिक से ये दिखाई देता है कि नई चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हम अंतर संबंधित हैं ही, तो अगले को संबंधी के रूप में स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे? वही भाषा का जो हमको मारना पाए उसके लिए पूरा प्रयास है। एग्जैक्टली। तो उसी के लिए ये जरूरी है कि उस भाषाभास के अनुकूल को ठीक आधार दिया जाए, और ठीक आधार ये दो जगह से दिया जाता है। एक जिसको मैं अभ्यास कह रहा हूँ, दूसरा है जिसको मैं वातावरण कहूँगा, और उसमें भी क्या क्या फैक्टर्स हैं उस पर मैं आऊँगा। मैं सब तरफ से कोशिश करूँगा कि इस अनुकूल को मजबूती मिल जाए ताकि वो बढ़ सके आगे। हमको तो प्रोसेस पर ही बात करना है, तो हम करेंगे। माइक प्लीज। व्यवहार में निश्चितता है, तो फिर मानव भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है, तो उसके व्यवहार में निश्चितता क्यों नहीं है? दो बात मैं कहूँगा। एक तो ये कि व्यवहार में निश्चितता नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन मूल चाहना में निश्चितता है, ये बात भी सही। तो आधा हिस्सा कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उससे इतना तो पता चल गया कि कहाँ निश्चितता नहीं है, बट कहीं है भी तो सही। हम बार बार प्रश्न यही उठा रहे हैं कि उसका जो आचरण निश्चित है उसको हम अपने भाव विचार व्यवहार का मुद्दा बनाएंगे, या उसकी जो मूल चाहना स्थिर और निश्चित है उसको हम अपने भाव विचार व्यवहार का मुद्दा। पहला प्रश्न ही मैं बार बार यही पूछ रहा हूँ कि अगले का जो व्यवहार अनिश्चित है, उसको अमानवीय है, उसको हम अपने भाव विचार और व्यवहार का मुद्दा बनाएंगे, या मूल रूप में वो जो शुभ को चाहता है, उसकी जो फंडामेंटल कामना शुभ के अर्थ में ही है, सही के अर्थ में ही है, उसको हम अपने भाव विचार व्यवहार का मुद्दा। पहला शिफ्ट तो मैं यही कहूँ, ये शिफ्ट की जरूरत है। दूसरा मैं आपने पूछा है कि ऐसा है क्यों, थोड़ा उत्तर देके छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसका अभ्यास से बहुत संबंध नहीं है। स्थिति तो साफ है कि ऐसा है, इसलिए उपाय तो वही करना पड़ेगा जो करने की जरूरत है। क्यों है, इस लॉजिक को ढूंढ लिए तो भी ठीक, नहीं ढूंढे तो भी ठीक। हमको एक बार दिख रहा है कि पैर में घाव है, और घाव की ये नेचर है, तो उसका इलाज हो सकता है। किसने किया, दुश्मनी से किया कि जानबूझ करके किया, किसी और को करना चाह रहा था, हमको गलती से लग गया कि हमें को करने आया था, ये सारा हिसाब लगा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं लगेगा तो भी कोई बात, तो भी कोई बात नहीं, इलाज हो सकता है। इसलिए इस क्यों के तर्क से आप संतुष्ट हो नहीं हो बहुत मुद्दा नहीं है। अध्ययन में करूंगा, अगर कभी पूछेंगे तो बढ़िया आधा घंटा बताऊंगा।
अभी के लिए तो बस एक ही बात मैं कहूँगा कि ये देखना चाहिए कि अगर जिस तरह से पूरी प्रकृति का आचरण निश्चित हम कहते हैं, अगर आदमी भी वैसा ही होता तो मनुष्य को हम परतंत्र कहते, कर्म करते समय की स्वतंत्र। तो जैसा पूरी प्रकृति कर्म करते समय परतंत्र, क्योंकि निर्णय का अवसर ही नहीं है, अधिकार ही नहीं। तो आप प्रश्न बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि जैसा जीवावस्था परतंत्र है, पशु पक्षी परतंत्र है, वैसा आदमी भी परतंत्र क्यों नहीं? आप प्रश्न ये पूछते हैं। एक इकाई को अगर स्वतंत्र होने की संभावना, चाहना को विकसित करना है, मैं अगर कहता हूँ किसी के लिए कि वो स्वतंत्रता की तरफ उसको जाना है, इसका मतलब चॉइस उसके पास दोनों होने की जरूरत है, तभी तो वो स्वतंत्र है। चॉइस ही नहीं है दूसरे डायरेक्शन में जाने की, उसी को परतंत्रता कहते हैं। वो चॉइस है, तो चॉइस है, यही मूल चाहत जी। तो ये जो चॉइस है ना आदमी के पास दोनों तरफ जाने की, यही आदमी का सौभाग्य भी है, यही आदमी की समस्या है। समस्या इसीलिए है कि समझ के अभाव में वो बार बार स्लिप कर जाता है दूसरे साइड। समझ के अभाव में, सच्चाई को समझे बिना उस निर्णय लेने के दोराहे पर वो बार बार गलत के डायरेक्शन में स्लिप हो जाता है। ये दुर्भाग्य है। सौभाग्य क्या है? सौभाग्य यह है कि एक बार सही समझ में आ जाता है और वो निर्णय पूर्वक सही के रास्ते पर चलता है, गलत का पता होते हुए भी सही पर ही चल पाता है, तो प्रकृति के लिए बहुत ज्यादा सहयोगी और सार्थक होता है। एक जीवावस्था का एक हाथी हो कि एक चींटी हो, वो प्रकृति के संतुलन में जितनी भागीदारी करता है, एक समझदार आदमी उससे 1000 गुना, लाख गुना अधिक कर सकता है। आज के दिन देश में ऐसे ऐसे लोग उपलब्ध हैं जिन्होंने करोड़ों में पेड़ लगाए, लाखों में लगाने वाले हमारे लखनऊ में ही चंद्रभूषण तिवारी जी, लाखों में। जीवावस्था का एक भी पशु जिंदगी में एक पेड़ नहीं लगा सकता। खा तो सकता है पत्ता, पेड़ नहीं लगा सकता। इतना ही कर सकता है कि उसका बीज एक जगह से दूसरी जगह गोबर के माध्यम से पहुंच जाए, कि चमड़े में लग करके पहुंच जाए, वो कर सकता है। मलमूत्र के माध्यम से कुछ रोगों को दूर कर सकता है, लेकिन वो भी इतना समझदार नहीं है कि किसी पौधे में रोग हो गया हो तो जाके अपना मलमूत्र वहां विसर्जित करे। वो तो योग संयोग से कहीं विसर्जित करे और उसके प्रभाव से चला जाए तो चला जाए। लेकिन आदमी में ये सब संभावना है। जो पौधा रोगी दिखेगा उसका जाके इलाज कर सकता है, जो पशु बीमार है उसका ध्यान रखने का काम कर सकता है, हवा पानी मिट्टी खराब हो रही है उसको संतुलित करने के लिए बहुत भूमिका निभा सकता है। आज भी हवा पानी मिट्टी अगर खराब हो गई है, उसको ठीक करने में आदमी जितनी भूमिका निभा सकता है, पशु पक्षी उतना नहीं निभा सकता, अगर समझदारी के साथ करें। ये समझदारी के साथ जो आदमी का कर्म करने का स्वतंत्रता है, वो बहुत बड़ा वरदान है। समझदारी के बिना वही हमारे लिए अभिशाप की तरह लगने लगता है। हम ये सवाल पूछने लगते हैं कि ये है ही क्यों ऐसा। वो एक स्वतंत्र इकाई को विकसित करने की जगह से नेचर का वो योगदान है, और एक समझदार मनुष्य प्रकृति की बाकी सभी इकाइयों की तुलना में कई गुना ज्यादा प्रकृति के संतुलन में, प्रकृति की व्यवस्था में भागीदारी और भूमिका निभाता है। कहाँ? हाँ, बाइक है उधर, बाइक हो गया। तो जैसे हमने स्नेह का भाव रखा अपने अंदर और किसी के साथ हम वो विरोधाभास में हमें दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम स्नेह का भाव रख रहे हैं और लंबा समय हो गया लेकिन उनका भाव परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो मेरा धैर्य, मतलब मैंने जो वो स्नेह का उगाया था कोपल या थोड़ा बड़ा हुआ था, वो फिर खराब हो जाता, मतलब मेरा धैर्य समाप्त हुआ। मैंने फिर प्रयास किया तो फिर मेरा बीज खराब, मतलब मैं बार बार, तो उस धैर्य को जो धारण करना है उसके लिए अभ्यास, मतलब फिर से अभ्यास को, ठीक कह रहे हैं, मैं फिर से रिपीट करूंगा। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि स्नेह के भाव को बनाए रखने के लिए प्रयास किया जाए, मैं इसको मूल अभ्यास नहीं कह रहा। मैं तो मूल अभ्यास इस बात को कह रहा हूँ कि अगला आदमी सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है, इस बात को देखने को मूल अभ्यास बनाया जाए। मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा। देखिए, गलत जगह से शुरू करेंगे तो बात नहीं बनेगी। हम ये बात ही नहीं कह रहे हैं कि स्नेह को बना करके रखो। आप स्नेह को कोई आधार दिए बिना उसको बना के रखना चाहेंगे, थोड़ी देर रहेगा, थोड़ी देर के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। हम तो बेसिक
चाह करके भी विरोध पैदा नहीं कर पाएंगे। आप करके तो देखिए। अगर हमको ये दिखता रहे कि मूल में अगला आदमी सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है, किस बात को लेकर विरोध करेंगे जी आपसे? तो लेकिन मतलब मान लो सामने वाले का रिएक्शन अपन देख रहे हैं उसमें, लेकिन रिएक्शन आ रहा है तो फिर वो मतलब 2-4 बार स्थिरता का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर वो अंदर रिएक्शन चल जाता है, बाहर नहीं बोल रहे। क्यों 2-4 बार के बाद क्या होता है? आपको ये दिखता रहता है कि अगला आदमी वस्तुतः मेरा सुख चाहता है, या उसको छोड़ के आप उसके व्यवहार को देखना शुरू कर दिए हैं कि व्यवहार ठीक नहीं कर रहा है मेरे साथ? हाँ, यही बात होती है ना, तो वो उसमें स्थिरता नहीं हो पाती ना। एक बार ये दिख गया, अब ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं इन सभी समस्याओं से परिचित हूँ, मैं तो पहले बताया हूँ, और हम उसके उपाय के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं। ये समस्या जैसे ही हुई, हमको दिखना चाहिए ना कि मेरा ध्यान उसकी मूल स्वीकृति से हट करके उसके व्यवहार पे चला गया। मेरा जो पुराना पैटर्न बना हुआ है कि दूसरे के व्यवहार के आधार पर अपने भाव विचार व्यवहार को तय करेंगे, हम उसी पुराने गड्ढे में जाके गिर गए। समस्या उसको पहचानी जाए। ये जो मेरा ध्यान हट गया उस मूल सच्चाई के ऊपर से, वो समस्या है, ना कि अगला 5 बार से 5 मिनट से 5 दिन से गलत व्यवहार करते जा रहा है, ये समस्या है। नहीं, तो ये भी आप लोग मतलब ये भी इसी में सीखा है कि सुख दुख का कारण हम स्वयं ही हैं, सब कुछ जानते हैं। सब सीखने को छोड़िए, अपने ऑब्जर्वेशन से बताना शुरू करिए कि सच्चाई क्या है। सच्चाई यही है कि मतलब खुद के लिए बहुत अभी काम करना है। वही तो ये जो बात आपने कही ना कि खुद के लिए काम करना है, उसी का पहला काम मैं बता रहा हूँ कि आदमी के लिए ये देखने का अभ्यास किया जाए कि वो मूल में सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है, और ये जो दिखाई दे रहा है हमको अगले के लिए ना, उसको अपने भाव विचार व्यवहार का आधार बनाया जाए, ना कि अगले के व्यवहार। अभी हमारा पैटर्न बना हुआ है अगले के व्यवहार को अपने भाव और व्यवहार का आधार बनाने का। हम उस पैटर्न को ही चैलेंज कर रहे हैं कि उसको अगर आधार बना के रखेंगे तो आप संसार के आखिरी आदमी होंगे जो सुखी होंगे, क्योंकि इतने लोगों में से कोई ना कोई तो खराब आपके साथ करता ही रहेगा कि नहीं। तो उसको तोड़ने के लिए ही मैं कह रहा हूँ कि निर्णय पूर्वक ध्यान को उस फंडामेंटल सच्चाई पर बना के रखें, और जब भी ध्यान वहां से हट के व्यवहार पे आ जाता है और उसके व्यवहार में रिस्पॉन्स नहीं होता, इसलिए हमको इरिटेशन शुरू हो जाता है। उस इरिटेशन के कारण को इस रूप में नहीं पहचाना जाए कि 5 दिन से अगला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या 5 महीने से अगला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या 5 साल से अगला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। उसके कारण के रूप में इस बात को पहचाना जाए कि मूल सच्चाई से मेरा ध्यान हट गया है, इसलिए मेरे अंदर ये इरिटेशन और रिएक्शन शुरू होता है। तो अपना ध्यान वापस मूल सच्चाई पर लेके आ जाएगा, समाधान इतना सकता है। एक हिस्से में तो मैं ये कहूँगा, दूसरे हिस्से में मैं ये भी कहूँगा अगला आदमी इतना रिस्पॉन्ड नहीं करता है ऐसा भी नहीं है। कम से कम घर परिवार के लिए रिश्तों की जगह पर नजदीकी लोगों में ना इतना कठिन नहीं है। कोई भारत पाकिस्तान के ही लोग हों तो बहुत समय लगेगा रिस्पॉन्स करने में, लेकिन ये घर परिवार में अगर नहीं हो रहा है ना, हम विचार में समाधान की जगह पर जाके ठीक से इस पर भी बात करेंगे कि हमारी भाषा, हमारी शैली, हमारा टोन, हमारा लहजा, हमारा तरीका भी तो कहीं खराब नहीं, लेकिन इस पर बात करेंगे हम वहाँ विचार में समाधान की जगह। ठीक तो पूरे को करेंगे जी, अभी एक के बाद एक ऑपरेशन होगा। ये भी होता है भैया कि तुरंत जैसे रिएक्शन नहीं किया ना, तो अंदर चल के और ज्यादा है ना। तुरंत रिएक्शन आपने बाहर नहीं किया ये तो ठीक है, लेकिन अंदर चलना तो शुरू हो गया ना। और आप लौट के देखिएगा, सारा रिएक्शन इसीलिए चलता है कि हम मानते हैं समस्या का कारण अगला व्यक्ति। हम जैसे ही ये देखना शुरू कर दें कि समस्या का मूल कारण ये है कि मूलभूत सच्चाई पर से मेरा ध्यान हट गया, वो जो सच्चाई का आभास हमको हुआ था उस पर से हमारा ध्यान स्लिप हो गया, ये मेरे भाव व्यवहार विचार के बिगड़ने का कारण है। आपको अगले के प्रति गुस्सा कैसे आएगा? आप हमको थप्पड़ मारते हैं तो गुस्सा आपके लिए आता होगा, इनके लिए तो नहीं आएगा, इनके लिए तो नहीं आएगा। अगर हमको दिख ही रहा है कि मेरी समस्या के कारण आप नहीं हैं, मेरी समस्या का मूल कारण मेरी दृष्टि का हटना है, तो गुस्सा अगर आएगा भी तो अपने आप पर आएगा, दूसरे से कैसे आएगा? और ये भी पता है कि उसको पता ही नहीं है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। Exactly. लेकिन फिर भी आराम में नहीं है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ अभी दूसरे को कैसे हम बोल सके अपनी बात को, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन वो विचार में समाधान का एरिया है।
और हम जंप नहीं कर सकते हैं इस मूलभूत सच्चाई पर ध्यान बनाने का और भाव ठीक करने का काम किए बिना विचार में समाधान को ढूंढने जाएंगे, कुछ ज्यादा हासिल नहीं। ये दोनों के साथ उसका महत्व है, इसलिए हम उस पर आएंगे, भागेंगे नहीं उससे। लेकिन पहले जो बेसिक होमवर्क होना है वो तो हो जाए। धन्यवाद। आप पर भी गुस्सा आता है? इंडिविजुअल को हम देखते हैं तो उस समूह के बारे में पूर्ण धारणा होती है कि अमुक जाति का, अमुक धर्म का, अमुक देश का आदमी ऐसा है, अमुक वर्ग का कि नेता ऐसे होते हैं, अधिकारी ऐसे होते हैं, पत्रकार ऐसे होते हैं, तमाम तरह के एक समूह के बारे में पूर्वाग्रह पाए। ये जो प्रिजुडिस है हमारा, इससे क्या निकल है? देखिए ना, थोड़ा ध्यान से देखना शुरू करिए कि प्रिजुडिस जो बना है ये कैसे बना है। उस जाति के, उस समूह के, उन नेताओं के, उन अधिकारियों के व्यवहार को देख करके ये प्रिजुडिस बनाए हैं या उनकी मूल चाहना को देख करके बनाए हैं? व्यवहार को ये आगे व्यवहार देखते हैं। मूल चाहना से तो ध्यान हट जाता है ना। सारा रोग हमारी दृष्टि में ही है। देखना शुरू करिए ना, मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूँ। मैं तो आजकल वर्कशॉप को उस मोड में चलाना सीख रहा हूँ कि हमको एक भी उत्तर देना नहीं पड़े, हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि उत्तर भी क्यों दिए जाए, सवाल पूछे जाए। तो ये दिखना शुरू हो जाता है कि अगले के व्यवहार को देख करके हमने ये निष्कर्ष निकाला है, ना कि उसकी मूल चाहना को देख। तो अब क्या काम करना है? काम एकदम सिंपल करना है, मूल चाहना को देखने का काम शुरू कर देना है। एक मूल चाहना को देखने, वेट अ मिनट, आपस में बात करेंगे तो फिर कोई बात सुनाई नहीं देगी। मूल चाहना को देख, अगर एक बार हमको पता चल गया कि ये हमने दूसरे का व्यवहार देख करके निष्कर्ष निकाल लिया है कि ये जाति ऐसे होती है, या नेता ऐसे होते हैं, या ये पदाधिकारी ऐसे होते हैं, या इस राज्य वाले ऐसे होते हैं, ये हमने उसके व्यवहार को देख के निष्कर्ष निकाला है, ये हमको पता चल गया। करना क्या है? करना एकदम सिंपल है। पहले अपनी मूल चाहना देख लेनी है, फिर उनकी मूल चाहना को देखने का काम करना है। और वो भी नहीं पता चले ना तो उस जाति वाले से, उस भाषा वाले से, उस अधिकारी से, उस अधिकारी को उन अधिकारियों में से किसी से भी, नेताओं में से किसी से भी पूछ करके देख लिया जाए। जैसे आप सरकारी अधिकारी हैं, आपसे हम पूछ लेंगे कि प्रवीण जी ये बताइए कि मूल में आप सुखी होना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं कि नहीं, अपना सुख चाहते हैं कि नहीं, हमारा सुख चाहते हैं कि नहीं, हमें पता चल जाएगा। तो ये बोलेगा, मतलब ये प्रिजुडिस है तो ये बोलेगा कि तुम्हारा सुख तो मुझे नहीं मालूम, मेरा सुख तो जाता। वही कम से कम पहला भाग अगर कहा ना तो आप एकदम, अगर आराम से बात हो सके ना, हम तो एकदम सिंपल पूछेंगे। अगर आप इसको पूछेंगे तो एकदम सिंपल पूछेंगे कि हमारा सुख जब आप नहीं चाहते हैं तब हम आपको अपने संबंधी के रूप में दिखाई देते हैं कि मित्र या विरोधी के रूप में दिखाई देते हैं। संबंध दिखने के साथ आप अगले का सुख नहीं सोचें, ये संभव ही नहीं हो सकता। वही कह रहा हूँ, धीरे धीरे पूछ के देखना चाहिए इन सब लोगों से। मतलब ये पता चल जाता लोकेशन आ जाए। तो जब प्रिंसिपल सर 4:45 पे जाने पर कहते हैं कि सीएल डलेगी, तो सारे लोगों का भाव बिल्कुल बिगड़ जाता है कि 15 मिनट में क्या होगा। तो उस समय मैंने देखा कि मेरा भी भाव बिगड़ा है कई बार, लेकिन जब मैं उनकी मूल चाहना पर जाती हूँ ना तो मैं बहुत आराम में आकर के रुक जाती हूँ और बाकी लोग चले जाते। मैं कई लोगों को बोल भी देती हूँ कि आप लोग जाओ, हम बाद में आते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल मतलब अप्लाई की है और मतलब बहुत आराम मिलता है जब उसकी मूल चाहना को देखते हैं। फिर जब भूल जाते हैं तब आ जाता है अंदर। एग्जैक्टली। और एक बार ये मूल चाहना के साथ हमारा भाव ठीक हो जाए, हम आराम में रहें ना, तो विचार में समाधान की जगह पर हम 10 उपाय पर बात करेंगे कि कैसे अगले को ध्यान दिलाया भी जा सकता है, कैसे सटीकता से अपनी बात कहीं भी जा सकती है, हम उस पर बात करेंगे। और एनबीसी का बेसिस हम वही यूज करेंगे, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का। माइक तो उसके हिसाब से हम अपने आप अपना आकलन कर करके एक दूसरे का भी आकलन करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी जो हम गलत होते हैं ना वही हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो छवि हम दूसरे की बना रहे हैं ना, वो उसके व्यवहार की, उसके भाव की, उसके विचार की बना रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि एक छवि उसकी मूलभूत स्वीकृति को देख करके भी तो बनाया जाए। अगर वो एक फंडामेंटल सच्चाई है और इतनी बड़ी सच्चाई है
कि वो व्यक्ति के साथ, देश के साथ, काल के साथ, परिस्थिति के साथ, उम्र के साथ, भाषा के साथ, जाति के साथ, काम के साथ नहीं बदलती है, उतनी मूलभूत सच्चाई को हम अपनी आंखों से ओझल क्यों रखेंगे? उसको हम छवि बनाने का आधार क्यों नहीं बना रहे? हम उसको छोड़ करके बाकी सारी चीजों को छवि बनाने का आधार बना रहे हैं। उसके लिए कोई और टर्म देना चाहते हैं, मैं मनुष्य बोल देता हूँ, मैं ज्ञानावस्था की इकाई बोल देता हूँ, कोई सब प्रयोग कर लीजिए, आई डोंट माइंड इट। ह्यूमन ऑर्डर प्रयोग कर लीजिए, कुछ भी कहिए उसको। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस स्थिति परिस्थिति में भी हम आज के दिन खड़े, उसमें अगर हमको अपने लिए ये बात दिखाई देती है कि मूल में मैं सही को समझना ही चाहता हूँ, सही जीना ही चाहता हूँ, अपना सुख चाहता हूँ, अगले का सुख चाहता हूँ, तो यही बात दूसरे के लिए देखा जाए। दूसरे को अपने बारे में ये बात भले नहीं पता हो, हमको दूसरे के बारे में पता है, क्योंकि मैंने सच्चाई का अध्ययन किया। ये ऐसे ही है कि आपकी पिताजी की लगाई हुई एक फैक्ट्री होगी केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, अगर पेट्रोलियम इंडस्ट्री का, उसमें आप घुसे और मैं घुसूं, मैं ज्यादा अच्छा जानूंगा उस जगह के बारे में, उन कंपोनेंट्स के बारे में आपकी तुलना में, क्योंकि मैंने केमिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया है, आपने नहीं किया। आपको कंप्यूटर साइंस हमसे अच्छा आता है, मेरे घर में 5 कंप्यूटर रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, लेकिन आप उसके बारे में ज्यादा जानते हैं मेरी तुलना में, क्योंकि पढ़ाई आपने करी है जी, मैंने थोड़ी करी। तो अगर मानव के रूप में मैंने इस बात का अध्ययन किया है, मानव का मतलब बार बार कहूंगा, आदमी कह लीजिए, इंसान कह लीजिए, ह्यूमन ऑर्डर कह लीजिए, कुछ भी कहिए, कि अगर मुझे एक मनुष्य के रूप में ये बात दिखाई देती है कि मनुष्य के रूप में मैं सही को समझना चाहता हूँ, सही जीना चाहता हूँ, अपना सुख चाहता हूँ, अगले का सुख चाहता हूँ, गलतियां हमसे नासमझी बस योग्यता के अभाव में हो जाती है, तो यही बात दूसरे के लिए देखने का अभ्यास करना पहला मूलभूत अभ्यास है। और ये बात अगला को अपने बारे में नहीं पता होगा, तब भी मुझे अगले के बारे में पता है, क्योंकि मैंने सच्चाई का अध्ययन किया है, तो मुझे पता है। आपने नहीं किया है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन अगर मैंने कर पढ़ रखा है केमिकल इंजीनियरिंग, तो मेरे को क्या कंफ्यूजन होगा? मेरे को क्यों कंफ्यूजन होगा? मैंने कंप्यूटर साइंस का अध्ययन कर रखा है, मुझे क्यों कंफ्यूजन? आप जिस मोबाइल को अपने हाथ में चला रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उस मोबाइल के बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं, यद्यपि मोबाइल आपका है कि नहीं? बढ़िया, कोई और बात? मूल वहाँ बात हो रही है जो 9 भाव है, माइक 9 भाव में से किसी एक भाव के लिए अपन देख रहे हैं और 8 को छोड़ रहे हैं। हाँ, अभी तो हम स्नेह के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि यही एक हो जाए ना तो पर्याप्त है। अभ्यास की जगह से यही पर्याप्त है, करके तो देखिए, शुरू करके तो देखिए। जी कुछ कह रहे? और कोई प्रश्न तो नहीं? अभी बोल सकते? हाँ बोल सकते। मतलब अभी जो मेरे एक्सपीरियंस में आया है कि सही की भावना तो सामने वाले में भी है, हमारे में भी है। हम सही अर्थों में अगले की गलतियों को, एक तो अपनी गलती का रेक्टिफाई करने का बात है, लेकिन अगले की गलतियों के रेक्टिफिकेशन का काम हम कब कर सकते हैं? जब हमारे अंदर अगले के लिए स्नेह का भाव हो, कि जब हमारे में अगले के लिए विरोध का भाव। और वो स्नेह का भाव तो तभी आएगा ना जब वो फंडामेंटल सच्चाई पर हमारा ध्यान बना रहे। तो फंडामेंटल सच्चाई से हमने ध्यान हटा दिया, हम उलझ गए अगले के दबाव में, हम उलझ गए अगले की भाषा में, हम उलझ गए उसके टोन में, हम उलझ गए उसके रंग रूप में, हम उलझ गए उसके कपड़े में। क्या होगा जी? क्या होगा? ये इतनी बदलने वाली चीजें हैं सब में, हम उसका तो हिसाब रखते हैं। हर आदमी का व्यवहार अलग अलग है, हम उसका तो इतना हिसाब रख रहे हैं। हर आदमी का कपड़ा अलग है, हम उसका हिसाब रख रहे हैं। हर आदमी का रूप कद सब अलग अलग है, हम उसका हिसाब रख रहे हैं। लेकिन ये जो हर आदमी में एक जैसा है, हम उसका हिसाब रखने को तैयार नहीं। हम कोई कठिन अभ्यास बोल ही नहीं रहे थे, हम तो एकदम सिंपल अभ्यास कह रहे हैं। ये जो मूलभूत सच्चाई हमने अपने में देखा कि मनुष्य के रूप में मैं सही समझना चाहता हूँ, सही जीना चाहता हूँ, अपना सुख चाहता हूँ, अगले का सुख चाहता हूँ, इस बात को सामने वाले के लिए देखा। इसको देखने के बाद उसका व्यवहार दिखाई दे,
वो गुस्सा करके बोल रहा है कि नाराजगी से बोल रहा है कि चिढ़ रहा है, ये बाद में देखा जाए। उसका रूप कैसा है, उसका कपड़ा कैसा है, उसका टोन कैसा है, उसकी भाषा शैली कैसी है, ये बाद में देखा जाए। पहले ये बात देखा जाए कि मुझ में वो भी मेरे जैसा मनुष्य है जो सही को समझना चाहता है, सही को जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, मेरा सुख चाहता है। और ये दृष्टि को हम बार बार बदल रहे हैं कि ध्यान कहाँ रखेंगे, ध्यान कहाँ रखेंगे ना, इससे भाव पर बहुत फर्क पड़ता है। उसका उदाहरण समझने के लिए मैं बुद्धिज्म की एक कथा सुना देता हूँ। बुद्धिज्म में काफी फेमस है और मैं पहले ही कह दूं कि मैं अगर बुद्धिज्म की उस कथा को सुना रहा हूँ तो मैं उस कथा भर के लिए जिम्मेदार हूँ। हमसे पूरे बुद्धिज्म का सवाल पूछना नहीं शुरू करेगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता जी। और कथा को जिस आशय से कह रहे हैं उसी आशय में उसको देखने की जरूरत है। कथा एकदम सिंपल है कि दो सन्यासी थे, एक वृद्ध था, एक युवा था। तो दोनों गुजर रहे थे तो युवा सन्यासी ने दूर से एक लड़की को देखा जाते हुए और कहा, देखो कितनी सुंदर लड़की है। जैसे ही आप अगले को इस रूप में देखते हैं कि कितनी सुंदर लड़की जा रही है, अंदर वासना पैदा, अंदर वासना पैदा। तो ऑफकोर्स उसको वासना पैदा होनी ही थी, जिसको लस्ट कहते हैं, पैदा होगी। जो बुजुर्ग सन्यासी था उसको इसका उपाय पता है, ठीक है। तो बुद्धिज्म की एक प्रैक्टिस है कि जब भी आपको किसी के लिए ऐसी वासना दिखाई देने लगे और बहुत कोई रूप आपको बहुत सुंदर दिखाई देगा तो एक एक हिस्से को अलग करके देखना शुरू करते हैं। क्या आंख इतनी सुंदर है, निकाल करके आंख हाथ पे रख लेंगे तो सुंदर लगेगा। वो गिनना शुरू करते हैं, ये आंखों में जो है ये निकल रहा, ठीक, जो गंदगी निकल रही है, जो मल है, मूत्र है, शरीर में तो ये भरा हुआ है, ये खून है, ये फेफड़ा है, ये हृदय है, कहीं अच्छा ये चमड़ी अच्छी लग रही है, खरोच के रख लो हाथ में, अच्छा दिखता है क्या? तो ये एक प्रक्रिया है बुद्धिज्म में देखने की कि वो टुकड़े टुकड़े में एक एक चीजों को अलग करके देखते हैं और कहते हैं इसमें कोई सौंदर्य तो है नहीं, ये तो सारा मिला हुआ तुमको बहुत सौंदर्य जैसा दिख रहा है। गोयनका जी बार बार उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं आपको लगता है अगले के बाल बहुत खूबसूरत है, वो बाल गिर करके खाने में गिर जाता है तो क्यों नहीं कहते हो कि खूबसूरत नहीं, बहुत खूबसूरत है, जाके मिल गए। आप कहते हो कि आपके नाखून बहुत खूबसूरत है, खाने में नाखून का एक टुकड़ा मिल जाए तो क्यों नहीं कहते हो खूबसूरती डबल हो गई। तो ऐसा एक प्रैक्टिस है। तो उस प्रैक्टिस को उस जो बुजुर्ग सन्यासी था उसने बताया कि अरे इसमें क्या खास है, देखना शुरू करो, उसमें क्या सौंदर्य है, वही चमड़ी है, वही हड्डी है, वही मांस है, वही मल है, वही मूत्र है, वही गंदगी है, वही खून है, इसमें क्या सौंदर्य। इस दृष्टि से आप जैसे ही देखेंगे ना उस वस्तु के प्रति घृणा पैदा हो, ये जो पहले राग पैदा हो रहा था उससे बहुत जुड़ाव और वासना पैदा हो रही थी, ये दूसरी दृष्टि है जो उससे हमको दूर करने लगता है। ऐसा कहते हैं कि वो दोनों ऐसा करते हुए एक बुद्धिज्म का अवतार माना जाता है भगवान अद्वैत उनके पास गए और उनसे पूछा इस सवाल। उन्होंने कहा कि तुम ये तो देख रहे हो कि वो सुंदर है, ये भी देख रहे हो कि उसमें मल है, मूत्र है, गंदगी है, ठीक, खून है, क्या सौंदर्य है। ये भी तो देखने की जरूरत है कि उसके पीछे एक मानव है, ठीक है, उनकी भाषा में कहें तो एक सोल है, ऐसा इंग्लिश टर्म में बोल रहा हूँ, एक सोल है, ठीक, जो पीड़ा से तड़प रही है, जो सच्चाइयों को जानने के लिए जिज्ञासु है, जो अनेक तरह की दुखों में, पीड़ाओं में उलझा हुआ है और बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। बेड़ियों में, दुख की बेड़ियों में उलझा हुआ है और बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है, ये बात नहीं दिखाई देती। इस दृष्टि से जब आप अगले को देखते हैं ना तो आपको अगले के लिए करुणा पैदा होगी। अगर आप सचमुच ज्ञानवान हैं तो अगले के लिए करुणा पैदा होगी, क्योंकि हमको दिखाई देता है कि अगला समस्या में पीड़ित है और उससे बाहर निकलना चाह रहा है, उसको रास्ता नहीं दिखाई। तो हम किसी आदमी को देखते हैं तो क्या बात को सेंटर में रख के देखते हैं, वो ये तय करता है कि उसके लिए क्या भाव होना चाहिए। अगर मैं आपकी सिर्फ कमियों को ही याद रखूं जो पिछले 10 साल में आपने किया था तो निश्चित रूप से आपको देखते ही हमारे अंदर वो सारा गुस्सा उठना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर उस कमियों के साथ साथ जो आपने मेरे लिए ठीक किया है अगर मैं उसको भी याद रखूं तो हमारा गुस्सा उतना गुना संतुलित तो ही है।
ये दिखाई दे कि आपने 20 काम हमारे लिए अच्छा किया है और ये 2 काम साथ में ठीक नहीं किया है, तो गुस्सा कैसे आएगा? 20 गुना 10 गुना गुस्सा तो कम होगा। अभी हमको तो वही बात याद रहती है और दिखता है कि ये 2 काम हमारे लिए ठीक नहीं किया और उसका निष्कर्ष ये होता है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते। ये जो गुस्सा है ना, ये गुस्सा 10 गुना कम हो जाएगा अगर ये साथ में दिखता रहे कि ये 2 काम ठीक नहीं किया है तो 20 काम ठीक भी तो किया। हम बार बार इतना ही कहते हैं कि दृष्टि को शिफ्ट करने की जरूरत है और अपने भाव के, अपने विचार के, अपने व्यवहार के आधारभूत दृष्टि के रूप में मनुष्य की जो मूलभूत समझ हमको बनी है उसको बनाने की जरूरत है, ताकि एक निश्चित स्थिर आधार मिल सके हमारे भाव को, हमारे विचार को। और क्या देखेंगे हम अगले में, ये तो हमारा निर्णय है ना जी। अलग अलग आदमी अलग अलग चीजों को फोकस में रख के देखता है। हम उसी मूलभूत बात को छोड़ दें जिसको देखना जरूरी है, बाकी सब का हिसाब लगाएं। ऐसे देखने से क्या नहीं, इस कमरे की हर चीज का बहुत बारीकी से हिसाब रख लें हमारी बात को छोड़ करके। कोई मतलब है क्या उसका? और 2000 चीजें हैं हिसाब लगाने की, मेरी बात तो कहीं नहीं पड़ेगी। इस कमरे में जितनी चीजें हैं उसकी तुलना में मेरी बात तो नगण्य है। इतनी चीजें हैं और इतनी वैरायटी। एज अ रेपिटेटिव एक्शन तो मैं कर सकता हूँ और मैंने कोशिश भी की है, लेकिन शायद ये पर्सनल चीज है, लेकिन मुझे उसमें सुख नहीं मिलता। इवन इफ अगर दूसरा जो इंसान है वो मुझे सुखी रखने की चाहना रखता है, अगर वो भी मैं देख पाऊँ कि कोई मेरे क्लोज है, मेरी मम्मी है या फिर मेरे पापा है, मेरी बहन है, उसमें भी ये चाहना तो मैं वेरी इजीली देख सकता हूँ। अनजाने लोगों में कठिन रहता है, इन लोगों में इजीली रहता हूँ, लेकिन वहां भी मुझे जो सुख का भाव है वो नहीं आता है। आई थिंक सुख का भाव ही मोटिवेटर है हमारे लिए आगे काम करने के लिए, दुख का भाव इज डिमोटिवेटर। तो मुझे लगता है अगर सुख का भाव आ जाए तो इजी रहेगा। तो सुख का भाव सुख और दुख आता है ये बता दीजिए हमको, हम वहां से शुरू कर लेंगे। अभी के लिए तो सिर्फ दूसरा जब अच्छा व्यवहार करता है तब सुख आता है कि तब भी नहीं आता? कुछ स्पेशल वही मैं यूटिलिटी मेरी फुलफिल होती है, हाँ, तभी सुख आता है। तब आता है? हाँ, तब आता है। और दूसरा उस यूटिलिटी को फुलफिल करने में समस्या पैदा कर देता है तब तो दुख आता है। यहाँ तक ठीक है? हाँ, वो ठीक है। यहीं से चल लेते हैं, यहीं से चल लेते हैं। ये देखना शुरू करिए कि जब आप सम्मान, स्नेह, विश्वास और मैत्री इन भावों के साथ दूसरे से जीते हैं तब दूसरा आपका ध्यान रखने का काम ज्यादा करता है। या जब आप अपमान, विरोध, घृणा, ईर्ष्या और नफरत से दूसरे के साथ जीते हैं तब दूसरा आपका ध्यान रखने का काम ज्यादा करता है। उत्तर साफ है ना? तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा हो तो इनडायरेक्ट ही देख लिया जाए। सीधा सुख नहीं दिख रहा हो, परंपरा से सुख देखना कहते हैं इसको, कि हमको डायरेक्टली सुख नहीं दिख रहा है, इनडायरेक्टली सुख दिख रहा है। अभी तो हो रहा है वही उतने से ही चल लेना कि हमारे सुखी होने का आधार अगर हमको इतना दिखाई दे रहा है कि अगला मेरे साथ ठीक जीता है तो मैं सुखी होता हूँ और अगला मेरे को परेशान करता है तो मैं दुखी होता हूँ, इतना भी दिख रहा है तो ये बात को हम देख सकते हैं ना कि अगला कब मेरा ध्यान रखने का काम करता है और अगला कब मेरा परेशान करने का काम करता है। उसमें ये बात दिख जाती है कि जब मैं आपके साथ विश्वास, सम्मान, स्नेह, मैत्री इन भावों के साथ जीता हूँ तो आप हमारा ध्यान रखने का ज्यादा सोच पाते हैं। जब मैं अपमान, विरोध, द्वेष, घृणा, क्रोध से आपको अप्रोच करता हूँ तो आप हमारा ध्यान नहीं रखते हैं बल्कि हमारा यूटिलिटी और छीन लेते हैं। तो इनडायरेक्टली देख लिया जाए, 2 स्टेप में देख लिया जाए, मुझे उसमें भी तकलीफ नहीं है। हाँ, इतना हो रहा है, इतना ही पड़ा नहीं, इसमें तो इतना ही करने की जरूरत है। अगर ये बात हमको दिख गई, देखिए इससे तो ये निष्कर्ष निकल गया ना कि इसका मतलब हमको अगले के साथ सम्मान, स्नेह और मैत्री से जीने से ही हमको रिटर्न में ठीक मिलेगा। तो सम्मान, स्नेह और मैत्री से जी लिया जाए और क्या? आपको दिख गया कि रिटर्न आपको उससे ठीक मिलेगा तो बात खत्म हो गई। अभ्यास में जरूरी नहीं है कि आप एक ही अप्रोच से चलें, यदि आप जिस अप्रोच से चलना चाहेंगे वही से चलें। हम लोग शुरुआती शिविरों से ही बार बार इस बात को करते रहते हैं कि अस्तित्व का होना सहअस्तित्वपूर्वक है, प्रकृति व्यवस्था पूर्वक है।
और इस व्यवस्था के तहत हर इकाई एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित है ही। स्वयं में व्यवस्था है, अपने से बड़ी व्यवस्था बाकी। तो एग्जिस्टेंस को कोएग्जिस्टेंस के रूप में देखते ही हैं, प्रकृति में हार्मनी को, व्यवस्था को देखते ही हैं, और हर यूनिट अपने में सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, दूसरे यूनिट्स के साथ अपने रिलेशनशिप को पहचान करके डिफरेंट पार्टिसिपेशन को कर रहे हैं। ये अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देखने से, प्रकृति को व्यवस्था के रूप में देखने से, दूसरी इकाइयों के साथ अंतर संबंध को देखने से इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पूरा अस्तित्व एक अविभाज्य अखंड वास्तविकता है जिसके हम एक हिस्से हैं, और हमारा स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ाव है ही, और इस जुड़ाव में परस्पर पूरकता ही, म्यूचुअल फुलफिलमेंट ही हमारे एक दूसरे के साथ भागीदारी करने का स्रोत। ये बात में अगर दिख जाए तो अपने से ये सवाल पूछा जा सकता है कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट कब होता है, स्नेह के भाव के साथ कि विरोध के भाव के साथ? होता है। अगर ये भी किसी को ठीक लगता हो तो इस बात को ध्यान में रखने का कोशिश किया जाए कि अस्तित्व सहअस्तित्व पूर्वक है, प्रकृति व्यवस्था पूर्वक है, और हर इकाई एक दूसरे से अंतर संबंधित है ही। ये मेरे ध्यान रखने की मूल वस्तु बनेगी। इसका मतलब हुआ कि जब मैं आपको देखता हूँ, आपको मानव के रूप में, और बाकी सारे डिटेल को बाद में देखता हूँ, आपको अस्तित्व के एक अविभाज्य हिस्से के रूप में देखता हूँ, स्वयं को एक अस्तित्व के एक अविभाज्य हिस्से के रूप में देखता हूँ, और इन दोनों का जुड़ाव और अंतर संबंध स्नेह के भाव से बंधा हुआ है, इस बात को देखता हूँ। ये फंडामेंटल देखना मेरा ऑब्जर्वेशन का कंटिन्यूअस वस्तु बन जाता है। तो जैसे मैं पहले एक भाषा कह रहा था ना कि आप अगले को देखते हैं तो सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है, ये देखें। अब मैं कहूँगा कि आप किसी पर भी नजर डालते हैं तो वो सहअस्तित्व का एक हिस्सा है, मैं भी सहअस्तित्व का एक हिस्सा हूँ, और परस्पर अंतर संबंधित हम हैं ही, और इस अंतर संबंध में परस्पर पूरकता से, स्नेह के भाव से जीना ही मेरी भागीदारी है। ये बात को देख करके बाकी सब चीज को देखा। और ये जो इतना भाषा में मैं बोल रहा हूँ ना, ये बोलने में 1 मिनट लगे कि 30 सेकंड लगे कि 2 मिनट लगे, देखने की जगह पर ये एक बिंदु मात्र है। अर्थ जो है वो ऐसा फैला हुआ नहीं है। अर्थ पूरा तो एक वास्तविकता है जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हम देख, और इसको थोड़ा ट्राई करके ही देखिए। जो बात मैं कह रहा हूँ कि आपको देखते समय ये बात हमको दिख सके कि आप अस्तित्व के एक हिस्से हैं, मैं भी एक हिस्सा हूँ, हम परस्पर अंतर संबंधित हैं, और इस अंतर संबंध के तहत हमारा स्नेह पूरकता का स्वरूप है। ये बात को वस्तु के रूप में देखने की कोशिश करिए। आपको दिखाई देगा कि शब्द के रूप में बोल करके जो हम इतना देखने का काम कर रहे हैं, वो शब्द रहित ढंग से जो अगर हम देखने का काम कर रहे हैं, या शब्द को साइड में करके देखने का काम करें, तो ये बिंदु का अर्थ फैला हुआ नहीं है, शब्द फैला हुआ है। तो ये दूसरा जगह मैं कह रहा हूँ। और ये भी जो मैंने देखा है, अस्तित्व को जो मैं सहअस्तित्व पूर्वक देख रहा हूँ, प्रकृति को व्यवस्था पूर्वक देख रहा हूँ, आपके साथ अपना संबंध देख रहा हूँ, सहअस्तित्व के एक हिस्से में अपने को और आपको पहचान रहा हूँ, उसमें पूरकता में स्नेह की भागीदारी पहचान रहा हूँ। ये सब कोई आपके व्यवहार को देख के नहीं पहचान रहा, ये आपके पद को देख के नहीं पहचान रहा, ये आपके रूप को देख के नहीं पहचान रहा, ये आपके कपड़े को देख के नहीं पहचान रहा हूँ। ये अस्तित्व का अध्ययन करके मैंने समझा है, और अस्तित्व का अध्ययन करके चूंकि मैंने समझा है, इसलिए अब आपके व्यवहार का, आपके विचार का, आपके रंग रूप का, आपके कपड़े का इस पर क्या फर्क पड़ता है? वो आधार ही नहीं है इसका। तो इस सच्चाई पर ध्यान का बने रहने का अभ्यास जरूरी है, क्योंकि अगर ध्यान ही इस सच्चाई से हट गया तो क्लास में अस्तित्व सहअस्तित्व पूर्वक था, बाहर नहीं। अगर इस सच्चाई से ध्यान ही हट गया तो सुनते समय परस्पर पूरकता में स्नेह का भाव हमारी भागीदारी थी, बाहर निकल के नहीं। सच्चाई पर ध्यान ही नहीं बना हुआ है, वो हमारे ध्यान की ही वस्तु नहीं बना हुआ है, वो हमारे भाव की वस्तु कैसे बने? स्वीकृति के आधार पर ही, समझ के आधार पर ही भाव है। अगर वो स्वीकृति ही गायब हो गई, ध्यान से वही हट गया, तो भाव ठीक बनेगा। और वो स्वीकृति स्थिरता में टिक जाए हमारे में, उसी का नाम बोध होना है, उसी का नाम वस्तु के साथ तदाकार होना है। स्वीकृति हमारे में टिकेगी, निरंतर बनी रहे,
उसी का नाम उस वास्तविकता का बोध होना। बोध का मतलब है उसके प्रति सजग होना, उसके प्रति हर क्षण होशपूर्ण रहना, वो कंटिन्यूअस हमारे ध्यान की वस्तु बने रहना। इस आधार पर वो हमारे भाव की, विचार की, व्यवहार की, आचरण का आधार बना रहता है। ये सिर्फ होना अपने में महत्वपूर्ण है। तो भास आभास के रूप में जो सच्चाई हमारे में पैदा होती है, जो हमको दिखाई देती है, पैदा होती है, हमको अपने में दिखाई देती है, वो सच्चाई के अनुकूल के बोध में बदलने के लिए, समझ में बदलने के लिए उस सच्चाई के प्रति सजग रहने का अभ्यास करना जरूरी है। और वो सजगता जब 24 घंटे की निरंतरता में हम पा लेते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हम उसके प्रति बोधपूर्ण हैं। अन्यथा वो वस्तु पड़ी हुई होते हुए भी हमको दिखाई देती है। हम समझे चाहे नहीं समझे, अस्तित्व शास्त्रित्व, हम समझे चाहे ना समझे, प्रकृति व्यवस्था पूर्वक ही, हम समझे चाहे नहीं समझे, मानव मानव एक दूसरे से संबंधित है ही, प्रकृति के साथ भी संबंधित है। लेकिन अगर व्यवहार की बात कर रहे हैं तो मानव का एक दूसरे के साथ संबंध है ही। उस संबंध में स्नेह का भाव ही परस्पर पूरकता का स्वरूप है। ये तो सच्चाई पहले से ही हम समझ लेते हैं, वो हमारे जीने का आधार बन जाता है। हम नहीं समझ रहे हैं तो वस्तु होते हुए भी हमारी आंखों से ओझल बनी रहती है, इसलिए हमारे किसी काम की। तो अगर आपको ये बात स्वीकार हो गई है कि अस्तित्व शास्त्रित्व पूर्वक ही है, प्रकृति व्यवस्था पूर्वक ही है और उसके तहत हम सब एक दूसरे से संबंधित हैं ही, तब तो ये आपके अभ्यास की वस्तु बन सकती है। अगर ये आपको स्वीकार नहीं है तो आपको ऑब्जर्वेशन में जाना पड़ेगा, लॉजिक रीजनिंग में जाना पड़ेगा, और वो सबसे ये निष्कर्ष निकल जाए एक बार, तब वो अभ्यास की वस्तु बन। इसीलिए अध्ययन वाला पैर आगे होने की जरूरत है, अभ्यास वाला पैर पीछे होने की। कि अध्ययन से हमारा तर्क संतुष्ट हो जाए, सच्चाई का भास आभास हमको हो जाए, तो उसके स्थिर होने की दृष्टि से, उसकी निरंतरता को पाने की दृष्टि से अभ्यास का सपोर्ट चाहिए। अगर वो अभ्यास का सपोर्ट नहीं देंगे तो 2 कदम 2.5 कदम 2 फीट 2.5 फीट जो एक पैर को खींच के लेके चल सकते हैं, उतना चल। आराम से लौट के आइए, जो भी प्रश्न होगा उस पर हम बात करेंगे। चाय के लिए हम ब्रेक कर लेते हैं, 4:30 बजे हम मिलते हैं। बहुत कठिन तो नहीं लग रहा है किसी